हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 40 है दोस्तों। बहुत लंबे समय के बाद दोबारा इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। फॉरेस्ट गार्ड जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी माह में, वहाँ तक हमने सीरीज की थी, पार्ट 39 तक किया था। और जो भी ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, कनिष्ठ सहायक व अन्य पदों के लिए 746 वाली जो यहाँ पे हमारी भर्ती आई थी, तो उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, नए लोगों को 3 टेस्ट सीरीज हमारी ज़रूर फॉलो करें। पहला तो है यूके जीके टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसके पार्ट 70 तक हो चुके हैं। दूसरा है देखिए सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, जिसमें 70+ हो चुके हैं। और तीसरा ये है जीके टेस्ट सीरीज, जिसका आज पार्ट 40 है। तो ये 3 टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, सेम पैटर्न पे, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूके ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए पार्ट 40 देखेंगे आज। महत्वपूर्ण इसमें एमसीक्यूज हैं सामान्य अध्ययन के। अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी कोई भी आपकी डाउट क्वेरी होती है वो भी पूछ सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपने देखा होगा वरीयस एग्जाम में, सेंट्रल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी रेलवे में। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय था, अपने समय का जाना माना विश्वविद्यालय था। और इसको नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन बख्तियार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो बख्तियार ने दोस्तों बहुत विध्वंसक रूप से इसको तहस नहस कर दिया था। और ये वर्ष था 1193 के आसपास का, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरह से नष्ट हो गया था नालंदा विश्वविद्यालय। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चित्रकारी किसके शासन के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? यानी कि इनमें से कौन से शासक का शासन चल रहा था जब चित्रकारी में बहुत अच्छे अच्छे आयाम छुए गए, मतलब मशहूर चित्रकार उस युग में हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के समय पर चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। जहांगीर के दरबार में दो महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस चित्रकार थे। एक का नाम था मंसूर और दूसरे का नाम था अबुल हसन, ठीक है। ये भी याद रखें, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। मंसूर जो चित्रकार था ये किसके दरबार में था? तो जहांगीर के टाइम पीरियड में था ये, ठीक है। तो याद रखना है आपने। और यहीं पर क्वेश्चन अगर बनता है, जो हमारा स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो फिर शाहजहां इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि शाहजहां के टाइम पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग बनी है जो आज भी हमारे बीच है, ताजमहल, ठीक है। तो स्थापत्य कला आता है तो शाहजहां, चित्रकारी पूछा गया तो जहांगीर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ठीक है। तो देखिए, अगर आपने जो हमारे रिफॉर्म हुए थे वो पढ़े हैं अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा। पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। तो सांप्रदायिक निर्वाचन जो सबसे पहले हुआ था दोस्तों, वो 1909 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। 1909। और इसको बोला गया मिंटे मॉर्ले रिफॉर्म भी बोला गया, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब क्या होता है, समझ पा रहे हैं ना? अलग अलग धर्मों के आधार पर निर्वाचन, ठीक है। अलग अलग धर्मों के आधार पर निर्वाचन। नेक्स्ट देखिए, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? ठीक है, बात हो रही है 1937 की। संयुक्त प्रांत में उस समय हम थे, उत्तराखंड वाले। तो उस समय पे दो राज्य दिए गए, ऑप्शन में से दो राज्य ऐसे थे जहाँ पे गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे, यानी कि दूसरी ही पार्टी की वहाँ पे सरकार थी। तो कौन कौन से ऐसे राज्य थे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है बंगाल और पंजाब, ठीक है। बंगाल और पंजाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्र की जो समीर होती है कब बनती है वो? ठीक है, यानी कि जो समुद्री पवन बोल सकते हैं। समीर का मतलब क्या होता है? हवा ही तो होता है, ठीक है, हवा। तो ये कब बनती है? दिन के समय, रात के समय, दोनों समय, या मौसमी होती है? तो देखिए, जो समुद्री समीर होती है अधिकांश इसको देखा जाता है दोस्तों दोपहर के समय, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दिन के समय, ठीक है। तो दिन के समय बनती है। अगला देखिए, कोयला खनिज किस क्रम की चट्टानों में मिलती है? तो चट्टानों का क्रम भी आपने पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी का डायरेक्टली क्वेश्चन है ये। और जो कोयला मिलता है भारत में, कौन सी जो चट्टान है वहाँ से अत्यधिक मात्रा में मिलता है, या जहाँ पे खानों का ज़्यादा ही देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो ये गोंडवाना चट्टान है, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा, गोंडवाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा न बनाने वाली नदियाँ, ठीक है, बहुत सी शॉर्टकट ट्रिक हैं। चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जीके ट्रिक्स वाली, उसको देखिएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा टॉपिक। तो मुख्यतः भारत की दो नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती है, पहली तो है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ताप्ती, ऑप्शन डी। नर्मदा तो है नहीं ऑप्शन में। तो ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। और सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे बनता है भारत का? तो सुंदरवन वाला डेल्टा है दोस्तों, ठीक है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहलाता है।
बहुत बार वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सुंदरबन से, ठीक है। विस्तार है इसका बंगाल और बांग्लादेश में पूरा, ठीक है। और कई बार मैंग्रोव वन पूछ लिया जाता है, तो यहीं पे स्थित है मैंग्रोव वन। तो आपको ये सभी चीज़ें बेसिक नॉलेज है, ये पता होनी चाहिए। अगला देखिए, झारखंड में अधिकांश लोहा किस लौह अयस्क से मिलता है? तो कौन सा लौह अयस्क है झारखंड में अधिकांश खानों में कौन सा मिलता है, ठीक है। कौन सा प्रकार मिलता है, कोयले लोहे का भी एक प्रकार है ये, ठीक है। कई बार साइंस के सेक्शन में भी क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं। तो हेमेटाइट, ठीक है। तो हेमेटाइट जो है लौह अयस्क है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो यहाँ पे आपको दर्रे दिए गए हैं दोस्तों, बताना है इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है सिपकिला दर्रा, ठीक है। तो सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रे की मैं बात करूँ तो ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, ठीक है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है ये। नाथुला और जैलेपला ये दोनों दर्रे कहाँ पे हैं? ये सिक्किम में है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिपकिला। रोम में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष कब स्थापित हुआ था? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष है इसका मुख्यालय रोम, रोम जो कि राजधानी है किसकी? इटली की, ठीक है। इटली में स्थित है ये। तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 13 जून 1976, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, 13 जून 1976। अगला क्वेश्चन है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? ठीक है, तो यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से बताइए किन दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। तो गोवा का कोई अपना उच्चतम न्यायालय नहीं है। महाराष्ट्र में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है दोस्तों, यही गोवा का भी हाई कोर्ट है, ठीक है। ऐसे बहुत से राज्य हैं भारत के जहाँ पर दो राज्यों का एक हाई कोर्ट है, ठीक है। हुमायूंनामा की रचना किसने की है? बहुत बार क्वेश्चन बनता है, एवरग्रीन क्वेश्चन है देखा जाए जीके की दृष्टि से। हुमायूंनामा, ठीक है। तो हुमायूंनामा जो लिखा था वो गुलबदन बेगम ने लिखा था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य पॉपुलरली नेम क्या है? ठीक है, तो देखिए 1909 के जो रिफॉर्म हुए थे, भारतीय परिषद अधिनियम, अगर आपको ये देखना है लीगल हिस्ट्री का एक चैप्टर दिया है मैंने, जो ARO से पहले दिया था, वहाँ पे मैंने आपको सभी बताए हैं। 1773 का जो आया था एक्ट वो क्या था, ठीक है। उसके बाद 17 जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट था वो क्या था। फिर ये आ जाएगा हमारा 1909 का एक्ट आ जाएगा, ठीक है। और 1857 के चार्टर एक्ट, जितने भी एक्ट थे वो आप अच्छे से जान पाएंगे वहाँ पे। तो जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया, इसका जो पॉपुलर नेम है दोस्तों, इसको बोलते हैं मिंटे मार्ले रिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मिंटो मार्ले रिफॉर्म। इसके बाद देखिए मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार दिख रहे हैं आपको, ये 1919 वाले रिफॉर्म है, ठीक है। मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड, उसमें चेम्सफोर्ड था ना वाइस रहता तत्कालीन भारत का। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे था? तो कहाँ पे जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों लुम्बिनी, ठीक है, नेपाल में, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ था इनका 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, 563। और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व, ठीक है। बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ था, ठीक है। बहुत से फैक्ट इनसे पूछ ले जाते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे होती है? बोध गया में होती है। और पहला उपदेश कहाँ पे दिया? ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, पहले उपदेश को क्या बोला गया, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया? ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है। बौद्ध धर्म को अच्छे से आप पढ़िए, जैन धर्म को भी आपने अच्छे से पढ़ना है, एक एक फैक्ट याद करना है, ठीक है। स्ट्रेट क्वेश्चन सीधे बन जाते हैं यहाँ से। पत्नी का नाम क्या था, बच्चों का नाम क्या था, ठीक है। बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो पुराने पेपर जब आप देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगला देखिए, अकबर द्वारा बनाई गई उपासना भवन का नाम क्या था? ठीक है, तो उपासना भवन जहाँ पे भक्ति वगैरह की जाती थी, ठीक है, तो इस भवन का नाम रखा था अकबर ने इबादत खाना, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही आंसर रहेगा, इबादत खाना बोला गया इसको। अगला देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आप लूसेंट या कोई भी हमारी हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे यही शुरुआत होती है हड़प्पा सभ्यता की। और बहुत ही प्राचीन सभ्यता मानी जाती है ये, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति थे
दयाराम साहनी जी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है। और साहनी जी ने ये खोज कब की थी? 1921 में, 1921। वर्ष भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। अगला देखिए, अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक क्या है? ठीक है। तो अजंता के जो भी चित्र हैं गुफाओं में दोस्तों, वो उन गुफा चित्रों में क्या वर्णन किया गया है, किन कथाओं का वर्णन किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है। अजंता की गुफाओं की मैं बात करूँ तो ये महाराष्ट्र से औरंगाबाद के आसपास पड़ती हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो कृतियाँ हैं, जो चित्रकला कृतियाँ हैं, उनमें वर्णन किया गया है जातक कथाओं का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, जातक कथाएं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन या बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, तो सबसे फेमस जो पोर्ट था सिंधु घाटी सभ्यता का, पत्तन या पोर्ट बंदरगाह एक ही चीज़ें हैं, तो इसका नाम था दोस्तों लोथल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, लोथल। ठीक है, वर्तमान में लोथल कहाँ पे स्थित है? तो वर्तमान में लोथल की लोकेशन है गुजरात। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो संघीय शासन प्रणाली, दैध शासन प्रणाली, इन सभी का आपको अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए, नहीं तो कई बार दिमाग घूम जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत भारत में होती है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, भारत सरकार अधिनियम जो आया था 1935, यहाँ पर संघीय शासन प्रणाली अधिनियम आया। ठीक है, जो आज भी चल रहा है देखा जाए। ठीक है। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। ठीक है, हाँ, तो 19 हो गए, 20 क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितने मीटर है? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्वेश्चन बहुत से बन सकते हैं यहाँ से। इसकी ऊंचाई कितनी है, मीटर में कितनी है, फीट में कितनी है, कहाँ पे स्थित है, कौन से जनपद में है, ठीक है, किस पे बनाई गई है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता है, भारत के जो लौह पुरुष कहे जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये मूर्ति है दोस्तों। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर। अगर फीट में बात करूँ तो पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है 597 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और इसकी जो लोकेशन है दोस्तों, जिस टापू पे ये बना है, तो वो साधु बेट कहलाता है वो टापू। ठीक है, जो कि नर्मदा नदी के आसपास स्थित है। और ज़िले का नाम पूछा जाता है कि गुजरात के कौन से ज़िले में ये स्थित है, तो नर्मदा ज़िले में ही स्थित है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे आगामी परीक्षाओं में। ठीक है, तो आपको सभी फैक्ट याद होने चाहिए इसके। सो दोस्तों, ये था आज जीके टेस्ट पार्ट 40। कितना स्कोर किया आपने बताना। आज बहुत ही इजी टू मॉडरेट ये पर रखा था मैंने। ठीक है, बहुत बार देखिए बहुत हार्ड हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जीके के क्वेश्चन आपने देखा होगा अमूमन उतने हार्ड नहीं बनते हैं यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में। उसमें थोड़ा जो कठिन क्वेश्चन आते हैं वो हिंदी के सेक्शन में आते हैं कुछ, और कुछ उत्तराखंड में तो बहुत जटिल क्वेश्चन आ जाते हैं। जीके लगभग लगभग समान रहता है, कुछ प्रतिशत भाग हम छोड़ दें, 10 से 15% भाग, तो वो तो कठिन आते ही हैं। बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, या अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं अदर स्टेट्स के, वहाँ से कॉपी पेस्ट होते हैं। तो इस स्टेप को आपने, इस मेथड को समझना है। जिस दिन आप मेथड को समझते हैं उस दिन आधा सिलेक्शन तो आपका वैसे ही हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी बातों को ध्यान में रखें। आज 20/20 का स्कोर आपका होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, जिसने ये स्कोर किया है बहुत अच्छी बात है। 15+ वालों का भी अच्छा है। बाकी सीरीज, बाकी जितने भी चल रहे हैं चैनल पे चलते रहेंगे, और इन 3 सीरीजों को तो बिल्कुल मिस ना करिए, ये मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा आउटपुट चाहिए तो। ठीक है, सामान्य हिंदी टेस्ट, उत्तराखंड जीके टेस्ट, और ये सामान्य अध्ययन टेस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से स्टडी कीजिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय उत्तराखंड।